ठीक है। और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो हमने दूसरे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए और ये सारे IPR वगैरह हो गया, इनमें यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इन पे कन्वेंशंस, ट्रीटीज और क्रोनोलॉजी ऑफ जजमेंट्स हमें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी और सब्जेक्ट में जहाँ पे कोई बहुत मेजर चंक का सब्जेक्ट है ना, उसमें क्रोनोलॉजी ज़रूर पूछते हैं ये UGC वाले, वो मैं इसी में लिख रही हूँ, ठीक है। क्रोनोलॉजी ऑफ जजमेंट्स, एक आज मैंने जो पिछले पेपर्स देखे हैं उसमें क्वेश्चंस आए हैं बहुत ज़्यादा, मैच द फॉलोइंग बेस्ड। और एक इसमें क्वेश्चंस आते हैं असर्शन और रीजन बेस्ड। कोई क्वेश्चन है? ये दोनों हमें तब सॉल्व करने आएंगे जब हमने डिटेल में पढ़ा होगा और जितनी हमने प्रैक्टिस की होगी। तो ये प्रैक्टिस और कंसेप्ट इसके लिए चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। इन सब के अलावा, ये तो हमारा सिलेबस हो गया ना, इन सब के अलावा जो आपने पढ़ना है, एक तो आपको ना कंट्री में क्या चल रहा है रीसेंट वो पता होना चाहिए, कंट्री के अपडेट्स। लास्ट 1 या 2 साल में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, कोई ऑर्डर्स आए हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। लास्ट 1.52 ईयर्स का लगा के चलो, लास्ट 2 ईयर्स की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है। इसके अलावा हाँ लीगल अपडेट्स कोई आई हैं तो वो पता नहीं चाहिए। उसके लिए हम बच्चे ज़्यादातर लॉ स्टूडेंट्स लाइव लॉ एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लीगल अपडेट्स बस यही है। हाँ, और एक टिप है, ट्रिक है, कुछ भी मान लो, आप जब भी बेयर एक्ट पढ़ते हो ना, तो जैसे मैंने कहा कि सिलेबस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, तो ऐसे ही ना इंडेक्स की कॉपी निकाल के रख लो सारे बेयर एक्ट्स की। इंडेक्स में क्या होता है कि हम ना बाहर से ही एक नज़र मार लेते हैं जब आप रिवाइज करने बैठोगे या जब आप पढ़ने भी बैठोगे, तो वहाँ पे बाहर बाहर ही आप टिक कर सकते हो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में कई बार जैसे होता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डायरेक्टली नहीं बताया हुआ वहाँ पे बेयर एक्ट में, इंडेक्स में, लेकिन आप वहाँ पे सेक्शन कौन से डील करता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बाहर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें लिखते जाओ, आपके पास फोटोकॉपी होगी तो आपको पता होगा कि अच्छा ठीक है ये वाला, आप जाते जाते एक नज़र मार जाओगे, ठीक है। तो इंडेक्स की फोटोकॉपी उसके लिए ज़रूरी है। और दूसरा ये कि आप जब सेक्शन नंबर्स याद करोगे, वो आपको इंडेक्स देखोगे सेक्शन नंबर्स याद हो जाएंगे, वो उसके लिए भी ईजी है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड ही होते हैं, और हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, क्योंकि हमने तो LLB में LLM में एग्जाम्स लिख लिख के देने होते हैं ना, हम इतना सेक्शंस पे ध्यान नहीं देते, बट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेक्शंस पूछते हैं, ठीक है। इंडेक्स की कॉपी, और ये आप इसका एक ट्रिक और ये भी है कि आप रूम में अपने चिपका सकते हो इंडेक्स की कॉपी, ठीक है। और लास्ट चीज़ ये है कि मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिम्स का आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप लिस्ट बना लो, ठीक है, सारे मैक्सिम्स की, जैसे जैसे एक पेज ले लो अपनी दीवार पे चिपका लो, उस पर जैसे जैसे जिस टॉपिक का मैक्सिम आता जाता है, जो जो आप पढ़ रहे हो मैक्सिम लिखो, थोड़ा सा एक आध लाइन में मीनिंग लिखो,
और जिस भी टॉपिक से डील करता है वो लिखो, ठीक है। मैक्सिमम आपका वैसे कवर हो जाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हो, अगर आपको नोट्स से पढ़ने की आदत है तो आप अपने नोट्स में मैक्सिमम साथ साथ में लिखो, उसे हाईलाइट कर लो, बड़ा बड़ा लिखो, उसे हाईलाइट कर लो और साथ में उसका मीनिंग लिख लो, ठीक है। मैक्सिम्स का ये हो गया। और मैक्सिम्स का ना दूसरा फायदा ये होता है कि सपोज आपको एक मैक्सिम आ गया, ठीक है, या आपने लिस्ट बना ली हुई है, आपको मैक्सिम्स के मीनिंग आते हैं, थोड़ा बहुत आपको उसकी लीगल लैंग्वेज समझ आनी शुरू हो गई, तो एग्ज़ाम में कोई ऐसा मैक्सिम आया जो आपने नहीं पढ़ा हुआ या कहीं छूट गया या भूल गया, तो आपने वो जो जितने पढ़े होंगे ना उससे आपको ईजी हो जाएगा मार्कआउट करना कि अच्छा इसका मीनिंग ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। मैक्सिम्स में आप ऐसे कर सकते हो। बाकी केस लॉज जैसे मैंने बोला कि लैंडमार्क जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स की। एक लास्ट टिप ये है कि आप ना नोट्स ज़रूर बनाओ। जब भी पढ़ो, जो भी टॉपिक पढ़ो, उसके छोटे छोटे नोट्स ज़रूर बनाओ। क्लास में जो चल रहा है वो उसके नोट्स बनाओ। और अगर आप सपोज घर पे बैठ के भी पढ़ रहे हो कोई सब्जेक्ट, तो पढ़ लिया आपने, उसके बाद जब रिवाइज करोगे ना उसको लिख लिख के रिवाइज करो। जब आपके वो शॉर्ट नोट्स होंगे आपके पास, तो लास्ट डे सपोज एग्जाम है, उसके एक आध दिन बैठ के आप रिवाइज कर रहे हो, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो लास्ट डे आप वो रिवाइज्ड जो नोट्स होंगे ना उस पर नज़र मार के जाओ, आपका सफिशिएंट होगा वो आपके लिए, ठीक है। ओके, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि एक कोट है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। बड़ा नेगेटिव वे में यूज़ किया जाता है इसे कि आप हर एक चीज़ कर रहे हो बट आप किसी में मास्टर नहीं हो। बट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस कोट का ना फुल वर्जन ये है, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन बट ऑफन टाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। हम अगर एक चीज़ में मास्टरी कर लेंगे और बाकी 10 चीज़ें भूल जाएंगे तो एग्ज़ाम में तो सब कुछ आना है, वहाँ पे हम एक ही चीज़ के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं करके जाएंगे ना, वहाँ पे तो हमें सब कुछ आना चाहिए। तो जब आप तैयारी करो तो आप इस तरीके से करो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हों। सपोज आपका लास्ट मोमेंट पे आके ऐसा होता है कि अच्छा कोई सब्जेक्ट रह गया, आप टाइम कम था या कुछ था, तो आप ऐसे कर सकते हो कि लास्ट टाइम पे आके ना बेयर एक्स पढ़ जाओ, इंडेक्स पे एक नज़र मार जाओ जो सब्जेक्ट रह गया है, बट आप उसको एक बार छू के ज़रूर, मैंने कहा था ना कोई भी सब्जेक्ट अनछुआ नहीं रहना चाहिए, आप वो ज़रूर देख कर जाओ कि मेरा कोई सब्जेक्ट रह ना जाए, कोई एरिया छूट ना जाए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप 3 ऑप्शंस कट तो करने के लायक, चलो 2 में कंफ्यूज हो जाओगे, 2 में से कोई एक तो चूज़ कर पाओगे, वैसे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप कोई भी आंसर एक जो लगता होगा आपको कि हाँ ये हो सकता है वो आप टिक करके आओगे ना, अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो। दूसरा ये है कि रिवाइज ज़रूर करो घर पे जाके। जैसे आप आज कुछ पढ़ के जा रहे हो, 5-10 मिनट निकालो रिवाइज करने के लिए, जाके एक बार नज़र मार ली, अच्छा आज हमने क्या क्या किया था। सपोज़ आज हम कोई सेक्शन करते हैं, उस सेक्शन में हम रोज़ तो इतना एक साथ इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, तो रोज़ का रोज़ थोड़ी थोड़ी नज़र मारते रहोगे तो आपके लिए ईजी होगा घर जाके रिवाइज करना और सिलेबस कवर करना। एक साथ आप बैठ के रिवाइज नहीं कर पाओगे, फिर वो आपको बल्कि लगेगा। और दूसरा ये है कि आप रिवाइज करने का एक तरीका और ये भी है कि जैसे एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में थोड़ा सा ब्रेक आता है 5-10 मिनट का, वो उस ब्रेक में आप जो कल का काम हुआ है वो एक बार नज़र मार लो, आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके साथ रिलेट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने शायद यहाँ पे लिखा नहीं होगा कहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेंगे। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे ना, आपको थोड़ा बहुत एक तो ये आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा ये होगा कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, और तीसरा ना आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। कई बार एक ही कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमने ईजी वे में पढ़ा होता है, बट वहाँ पे जाके वो घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उससे 2 चीज़ें होगी, एक तो वो जो घुमा के पूछेंगे उसकी आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी, दूसरा आपकी ये हेल्प होगी कि जब आप एकदम एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो एक तो हमारी बॉडी क्लॉक सेट नहीं होती। एग्ज़ाम सपोज 11 बजे से 1 बजे तक है,
तो आप कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब आप सॉल्व करने बैठो ना, तो उस टाइमिंग पे बैठो 11 से 1 बजे। आप वहाँ पे आपको नींद नहीं आएगी एग्ज़ाम सेंटर पे। और दूसरा ये होगा कि आपको आदत बन चुकी होगी कि अच्छा इस टाइम पे मेरे को दिमाग ज़्यादा दौड़ाना है, इस टाइम पे मुझे एक्टिव रहना है, वो चीज़ करो। और दूसरा ये है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठो ना, तो जैसे आपको 2 घंटे का या आपको पता है कि हाँ 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो आप 3 घंटे का टाइमर लगा के बैठो। बीच में थोड़ा बहुत जैसे 5-10 मिनट का भी ब्रेक नहीं देना अपने आप को, टाइमर लगा के बैठोगे। जो एग्ज़ाम सेंटर में माहौल होता है ना, उस माहौल में एक पेपर देने बैठोगे तो बहुत हेल्प होगी। वहाँ पे जाके आप ऐसे हड़बड़ाओगे नहीं कि अच्छा ये क्या हो गया। प्रैक्टिस होगी कि हाँ एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, रोज़ का रूटीन होगा, बड़े आराम से पेपर क्लियर होगा। दूसरा डोंट्स में ये है कि एक रीड दे के अगले सब्जेक्ट पे नहीं चले जाना, रिवाइज करना है। सपोज आपका हिंदू लॉ हो गया हुआ है, बाकी के 10 सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो 10 में से जब आप 8 सब्जेक्ट पढ़ने बैठोगे, एक सब्जेक्ट वो हिंदू लॉ का भी उठा के रिवाइज कर लो। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी आपको हेल्प होगी। परफेक्शन नहीं लानी है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और अनप्लैन्ड वे में नहीं पढ़ना है। आप जब भी स्टडी स्टार्ट करने बैठो ना, थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज कर लो कि अच्छा मेरे 10 सब्जेक्ट हैं तो मेरे पास 2 ही महीने हैं, मतलब मुझे 2 महीनों में 1 महीने में मुझे 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट कवर करने हैं, ठीक है। तो वो 5-10 मिनट आप स्ट्रेटजी लगा के चलो। बाकी टाइमर का जैसे मैंने बोला कि टाइमर लगा के जो भी सब्जेक्ट करोगे, बोरिंग भी लगता होगा तो निकल जाएगा, मुश्किल भी होगा तो। अब हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। सर ने डिस्कस किया आपके साथ? नहीं किया? ठीक है, ये आपने नोट कर लिया? हाँ, पेपर 1 का किया ना, हम लॉ बेस्ड ही करेंगे। अच्छा ये कर दो ना। तो आप अभी आजकल क्या कर रहे हो? अच्छा, मतलब आपके लिए टाइमिंग्स तो कोई इशू नहीं है ना? कहाँ से आते हो आप? ठीक, एग्जाम पैटर्न हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं हूँ, ठीक है। दो आपके एग्जाम होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, और इसके 50 क्वेश्चंस हैं, इसके 100 क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, बीच में ब्रेक नहीं मिलता, ठीक है। एक के बाद एक पेपर होगा और ये 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होंगे, तो ये हो गया 100 मार्क्स का और ये हो गया 200 मार्क्स का, ठीक है। अब जो मैंने पिछले साल के रिजल्ट्स देखे हैं ना, उसमें बच्चों का ये आप नोट कर लो क्योंकि आपको टारगेट सेट करने में इजी होगा, ठीक है। तो यूजीसी के लिए ना, फॉर क्लियरिंग, यूजीसी नेट, आपको मार्क्स चाहिए होते हैं 60 to 65%। अगर हम वैसे मार्क्स में बात करें तो 170 अबव
और लॉ तो देखो हमने पढ़ा होता है, इतने साल पढ़ ही रहे हैं, बट पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से हमारी जो यूजीसी जो बाकी बच्चे दे रहे हैं और जो जेआरएफ क्लियर कर रहे हैं उनसे डिफरेंस हमारा यहाँ से बनता है। ये जो 50 क्वेश्चन हैं इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ठीक है। जेआरएफ के लिए आपको 65 to 70% और इससे अबव, हाँ 70%। और पिछले सालों में क्या हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम बीच में नहीं हुआ था, है ना, तो बहुत बच्चे, कितनी क्रीमी लेयर इकट्ठी हुई है, तो कट ऑफ भी हाई गई है, ठीक है। और हमने उन लोगों के साथ compete करना है, तो देखो मार्क्स भी कितने ऊपर जा रहे हैं। अब देखो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे 200 के 200 आ जाएंगे, जेआरएफ में देखो 200 से ऊपर चाहिए। तब भी मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्क्स लाओगे तो आपके यहाँ पे चांसेस बनेंगे, ठीक है। नहीं, जेआरएफ आपका डिसाइड होता है आपकी रैंकिंग के हिसाब से, कि अगर आपके मार्क्स के हिसाब से, कोई सेपरेट पेपर नहीं है, सेम पेपर ही है, बट आपके जो बच्चे जेआरएफ क्लियर करेंगे जो इतने मार्क्स लेकर आएंगे, और जो उससे थोड़े कम रह जाएंगे वो फिर नेट के लिए, ठीक है। आपको फिर ये भी नहीं पता होगा, जेआरएफ वाले बच्चों को, ये जूनियर रिसर्च फेलोज होते हैं, इनको पैसे मिलते हैं, पता है आपको? हाँ, तो ये फिर बाद में इनको फिर जॉब नहीं करनी होती, ये पीएचडी आगे करते हैं और ये जॉब के लिए अलाउड नहीं होते, इनको गवर्नमेंट पैसे देती है, ठीक है, फेलोशिप। ये जो बच्चे होते हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, लग सकते हैं जिस भी कॉलेज में लगना चाहें, ठीक है। और ये जो होते हैं ये पीएचडी करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोज। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी मार्क्स और कट ऑफ क्या गई है वो डिस्कस कर लेते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या कंपटीशन चल रहा है और हमने कैसे compete करने उन लोगों से। देखा जाए तो इतना टफ नहीं है एग्जाम, इतना हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो नेट के मार्क्स हैं यहाँ पे, जेआरएफ वाले बच्चों के मार्क्स, और ये 2021 का रिजल्ट है। तो जनरल वालों के नेट में आए 180, जिन्होंने क्लियर किया, हाईएस्ट कट ऑफ जो गई, ये कट ऑफ है सारी। जेआरएफ वालों की 204 गई। मैंने तभी कहा था कि पेपर 1 इंपॉर्टेंट है। ईडब्ल्यूएस वालों की गई 166 और 192। एससी, ओबीसी और एसटी वालों की गई है 154, 162 और 146। इधर 176, 188 और 174। देख लो कितना कंपटीशन है ना। तो हमें इस लेवल पे तैयारी करनी है कि हम यहाँ पे कहीं पहुँचे, ठीक है। टारगेट ये लेके चलोगे तो कहीं यहाँ पहुँचोगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ पहुँचो, जितना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। बस बाकी तो रिवीजन इज द की, रिवाइज ज़रूर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करने हैं, बहुत हेल्प होगी उससे आपको।
ये नहीं होगा कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ने बैठने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लो। हम जब 10th में प्री बोर्ड्स देते थे तो हमारे टीचर्स वही रिपीटेड क्वेश्चंस देते थे ना, तभी हमारे जाके 10th में फाइनल में अच्छे मार्क्स आते थे। रिपीटेड क्वेश्चंस करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और जितने भी मैंने टॉपर्स सुने हैं या जितने भी JRF वाले बच्चे हैं ना, सबकी स्ट्रेटेजी यही होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो, रिवाइज करो। और वो लोग बड़ा स्मार्टली काम करते हैं, वो सारा सिलेबस नहीं लेके बैठे रहते, वो जितना जितना सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे ना वो करते हैं। अब वो सिलेक्टेड टॉपिक्स कैसे होते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये अपने टारगेट के लिए ये बना के रख सकते हो। सिलेबस की आपके पास कॉपी नहीं है, नहीं तो हम लोग वहीं से कर लेते, बट ठीक है। अब जैसे हम सब्जेक्ट्स हैं ना हमारे, इनको 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे आते हैं ऑलमोस्ट 11 से 13 क्वेश्चंस। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देना है और कौन से पे थोड़ा सा कम, कौन सा पहले कवर करना है, कौन सा बाद में, ठीक है। सेकंड है IPC, इसके 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड है इंटरनेशनल लॉ, इसके 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस ना हमें पवार मैम पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। और उसके बाद मैंने बच्चों को कभी सुना नहीं है कि किसी को ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंटरेस्ट हो। पवार मैम के बाद बस उनका नहीं मुझे पता। अच्छा, आई थिंक सो, शायद हमारे टाइम पे होंगे वो। KK मैम तो नहीं गई? अच्छा, हम उन्हें KK मैम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ में बुक्स पे हम डिस्कस कर लेते। कॉन्स्टिट्यूशन की आपको कौन सी बुक पढ़ाई है? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार भी ठीक है। जो आपके पास बुक्स हैं ना अभी और जो नोट्स हैं वही पढ़ो, वही सफिशिएंट है, क्योंकि कुछ नया पढ़ने बैठने का टाइम नहीं है, वो आपको नया नया लगेगा। तो जो है मटेरियल अवेलेबल उसी से पढ़ो। एक आप ये कर सकते हो कि ऐसी कोई भी बुक खरीद लो, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, जिसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर्स हो, और इसमें थोड़ा सा वो होता है, सिलेबस शॉर्ट में करके दिया होता है, तो वो इजी हो जाता है आपके लिए पढ़ना। लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है उसके लिए इजी है, ठीक है। ये हमारे हो गए टॉप 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद थोड़े से कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, या ये भी हो सकता है कि ये वाली जो हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं इसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट वहाँ पे चला जाए। UGC का पता नहीं है उनको क्या पसंद आ जाए, क्या डाल दें वो, ठीक है। तो इसमें हिंदू लॉ, तीन से 5 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। IPR, नहीं मुस्लिम लॉ के 1 या 2-3 क्वेश्चंस ही होते हैं। नहीं, वो हम थर्ड कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। ये तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ना, पढ़ेंगे तो हम लोग साथ साथ में हिंदू लॉ में क्या है, मुस्लिम लॉ में क्या है, वो हम साथ साथ चलाएंगे सिलेबस। इसमें 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, तभी मैंने कहा इसमें से और इसमें से सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट,
से 4 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इंक्लूड होता है और पार्टनरशिप भी इंक्लूड होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, ये भी उस कैटेगरी में चला जाए। अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप भी हम मिला के चलें सिलेबस में जिस हिसाब से दिया गया तो हो सकता है इसके क्वेश्चन ऊपर चले जाए, ठीक है। उसके बाद है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स आपको किसने पढ़ाया? अच्छा, 3 से 5 क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। बुक्स इसके आपने बोला नरेंद्र कुमार है, आईपीसी की केडी गौर है, सही है। इंटरनेशनल लॉ की आई थिंक कोई बुक है नहीं। ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या कैसे पढ़ा आपने? त्रिपाठी है ज्यूरिस की। जिस भी बुक से, हाँ जिस भी बुक से आपने पढ़ा, मैंने त्रिपाठी से पढ़ा। मैंने, हाँ मैंने की बुक भी अच्छी है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस आप उन बुक से करो जो भी, मतलब आपके पास बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदू लॉ की कौन सी बुक है? फैमिली लॉ की पारस दीवान, हाँ ठीक है, वो सफिशिएंट है। कई बच्चों के पास हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की डिफरेंट बुक्स होती हैं, बट मुझे पारस दीवान बहुत अच्छी लगती है। आईपीआर की बुक है, हाँ आई थिंक मेरे पास आईपीआर की बुक है, अगर मुझे मिली तो मैं आपको बुक का नाम बता दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट की पांगिया की, ठीक है। टॉर्ट्स पांगिया, ठीक है। चलो अब हम थोड़े से कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं। मुस्लिम लॉ, एनवायरमेंट लॉ, इनके तो आप बेयर एक्ट्स भी कर लोगे ना, एनवायरमेंट लॉ के सफिशिएंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपनी लॉ देखो कितना बल्कि सब्जेक्ट है, बट क्वेश्चंस इसके बहुत कम आते हैं। और मोटर व्हीकल्स के तो सिलेक्टिव सेक्शंस हैं, वो हम टॉर्ट्स के साथ ही कर लेंगे। इन सब में एक 2-3 क्वेश्चंस बस इतने ही आते हैं, 1 से 3 क्वेश्चंस। दो तीन हमारे सब्जेक्ट्स ये रह गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और एक है पार्टनरशिप, सोगा और कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोग साथ में निपटा लेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप भी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बेयर एक्ट से सफिशिएंट है। कुछ होगा जो इम्पोर्टेंट, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके भी 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिनको यूजीसी भी इग्नोर मारता है, ठीक है। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, मर्जी है उनकी, 1-8 क्वेश्चन डालना होगा डाल देंगे। कंपटीशन एक्ट है, लोक अदालत है, सोगा है, ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। चलो अब हम आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। बुक्स भी हमारी डिस्कस हो गई हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर देते हैं। आपकी टाइमिंग्स के हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लेंगे कि कितना टाइम क्लासेस का है, वो सर के साथ डिस्कस करके उस हिसाब से।
बेयर एक्ट्स में ना कोई भी आप लॉ पढ़ने बैठो तो 3-4 चीज़ें ना फर्स्ट पेज पे ही लिख लिया करो, जैसे अभी आप शुरू करने लगे हो नोट्स में ही। तो फ्रंट पेज ऐसा बनाओ सारे सब्जेक्ट्स का जो आप घर पे भी पढ़ो, उसमें फ्रंट पेज में ना 2-3 चीज़ें लिखो। एक तो हेडिंग लिखो, क्योंकि हमें मोस्टली बेयर एक्ट्स के सेक्शंस याद नहीं रहते। वो हेडिंग जब पढ़ने बैठेंगे सेक्शन ये ईयर सामने आएगा तो याद रखने में इजी होगा। जितनी चीज़ें रिपीट होती हैं याद रखने में इजी होती हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ना कोने में जब बेयर एक्ट स्टार्ट होता है ब्रैकेट में एक डेट दी होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है जैसे 25 अप्रैल, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार इसमें से आ जाते हैं। ये जो डेट है, ये डेट है इसकी इनैक्टमेंट की। एक डेट होती है एनफोर्समेंट की कि कब वो लागू हुआ। इसकी एनफोर्समेंट डेट है 1 सितंबर। उसी साल लागू हो गया था ये, ठीक है। ये कहाँ दी गई है हमें पता है? नहीं, ये सेक्शन 1 में दी गई है। मोस्टली जो इन्फोर्समेंट डेट्स होती हैं वो सेक्शन 1 में दी गई होती है। हाँ, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट वर्ड जो यूज करते हैं वो इसके लिए होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपने इधर लिखना है टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं। ये चीज़ें लिखी इसलिए जा रही हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही पूछ लेते हैं। डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। यहाँ आपको 4-5 डेट्स दे देंगे, उसमें से टिक करो कौन सी है, ठीक है। तो ये डेट्स हमेशा याद रखनी। इनको याद रखने का तरीका भी ऐसे है कि सपोज अप्रैल में आप अपना कैलेंडर ले लो एक, अप्रैल में जितने बेयर एक्ट्स आ रहे हैं अप्रैल वाली डेट्स लिख लो, वो बेयर एक्ट का नाम लिख लो, और मई जून जुलाई जो भी जिस भी ईयर का जिस भी मंथ का जो भी बेयर एक्ट आ रहा है उसकी डेट लिख के ईयर लिख लो, तो आपके लिए इजी। नाम लिख लो बेयर एक्ट का, वो इजी हो जाएगा याद करना। अप्रैल का मंथ निकालो, अप्रैल में जो जो इनैक्टमेंट्स आई हैं वो लिख लो, ये आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना। अच्छा, इसके टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 266। ओरिजिनली 266 थे, बट बाद में क्या हुआ कि सोगा और पार्टनरशिप हमने रिपील करके उनको सेपरेट लेजिस्लेशंस बना दी, तो अब 266 नहीं है, ये ओरिजिनल थे, ठीक है। और टोटल चैप्टर्स हैं 11। कई बार किसी किसी बेयर एक्ट में ना पार्ट्स भी दिए होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में है, तो वो पार्ट्स भी लिख लो कि कौन से पार्ट में कौन से आर्टिकल्स, और या पार्ट की हेडिंग क्या है, कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये चीज़ कौन से पार्ट में दी गई है, वैसे भी आता है क्वेश्चन, तो वो भी फ्रंट पेज पे अपना लिख लो। एक शेड्यूल था इसका पर वो रिपील हो गया। इसके अलावा जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछ लेंगे कि ये सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल है। हम जब आगे डिस्कस करेंगे ना लेक्चर में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल का डिफरेंस पता है? हाँ, और हाँ, इसमें डेफिनेशंस नहीं होती, इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज की बात की गई होती है, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन की गई होती है। हम आगे चल के ना, अब अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम देखेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ है तो क्यों है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब्सटेंटिव लॉ है या नहीं है, आप बता दोगे कि सब्सटेंटिव लॉ है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे प्रोसीजर तो कोई दिया नहीं हुआ, ठीक है। बट सब्सटेंटिव लॉ क्यों है तो क्यों का आंसर आपके पास नहीं होगा, वो हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि क्यों है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं एग्जॉस्टिव है या नहीं है।
एग्जॉस्टिव है या नहीं है? नहीं पता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़े टाइम में। ये सारी चीजें ना कहीं छुपी होती हैं बेयर एक्ट में। हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से रीडिंग दे देते हैं, हमें नहीं पता चलता अच्छा ये चीज आई कहाँ से। दूसरा, ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है या रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है? आप बताओ। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब मीनिंग पता है क्या? हाँ, जो फ्यूचर में लागू होगा, ठीक है। तो इसकी डेट ऑफ इनैक्टमेंट है 25 अप्रैल। इनैक्ट हुआ था 25 अप्रैल को। एनफोर्समेंट कहाँ है? 1 सितंबर। तो ये प्रोस्पेक्टिव हुआ या रेट्रोस्पेक्टिव हुआ? क्यों? एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, लागू हुआ। तो इनैक्टमेंट तो इसकी 25 अप्रैल को ही हो गई थी, लागू ये 1 सितंबर को हुआ, मतलब अगली डेट से लागू हुआ, तो ये प्रोस्पेक्टिव हुआ, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें जो हमारे फ्रंट पेज पे होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारे बेयर एक्ट्स के साथ है, सिर्फ इसके साथ नहीं, जो भी लॉ आप पढ़ो ये एक चार्ट बना लो फ्रंट पेज पे, अपने बेयर एक्ट पे साइड पे लिख लो, ठीक है। इसके बाद हम, मेरे पास ना प्रॉपर एक लिस्ट थी पूरी इसके बेयर एक्ट की बॉडी की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो हम लोग थोड़ी सी वो डिस्कस कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है पर कर लेते हैं। ये हो गया नोट? इस सबको हम ना, ये प्लस जो हम अभी करेंगे उसको बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो हम अपना इंडेक्स ही देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले है प्रीलिमिनरी, इसमें सेक्शन 1 और 2। आप साथ साथ में लिखते जाओ, आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं आगे चार्ट फॉर्मेशन में जब लिखूंगी ना, तो आप जब याद करने बैठोगे आपको इजी हो जाएगा तब। देन है चैप्टर 1, इसमें हमारा कम्युनिकेशन है, एक्सेप्टेंस है, एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स है। ये हमारा डील करता है सेक्शन 3 से 9 तक। फिर उसके बाद है चैप्टर 2। एक और चीज़, जैसे मैंने कहा ना कि आपको पार्ट्स याद होने चाहिए, वैसे ही आपको चैप्टर्स याद होने चाहिए उसकी हेडिंग क्या है। कई बार हेडिंग पूछ के चैप्टर नंबर पूछ लेते हैं कौन से में डील करता है। और दूसरी इसका फ़ायदा ये भी है कि जब आपको हेडिंग याद होगी ना, आपको पता है कि 3 से 9 तक ही है। एक तो जब पढ़ोगे तो साइकोलॉजिकली ये होगा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, 6 सेक्शंस ही हैं, ठीक है, वो उसके लिए ईजी होता है। दूसरा आपको ये है कि अगर सपोज क्वेश्चन आता है, आपने वो चीज़ याद की हुई है कि 3 से 9 इन चीज़ों से डील करते हैं, कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो आप उन्हीं सेक्शन में ढूंढोगे आंसर, पूरा बेयर एक्ट नहीं देखोगे। चैप्टर 2 डील करता है कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके सेक्शंस हैं 10 to 23। कॉन्ट्रैक्ट्स है जनरल, ठीक है। देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के सेक्शंस बड़े बिखरे पड़े हैं,
इसलिए वो हमने यहाँ पे लिखे ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा है वॉइड अग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स हैं सेक्शन 21 to 20, आई थिंक 4 to 30, 24 to 30। देखो यहाँ पे भी साइकोलॉजी काम आती है, 6 ही सेक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, 31 to 36। चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 के ना टेबल बना लो, याद करना इजी हो जाएगा। चैप्टर 4 का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे चैप्टर 4 लिख के। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में। हाँ, तभी मैंने टेबल बनवाया। सब पार्ट्स नहीं है, 6 पार्ट्स ही हैं, बस सेक्शंस हैं। इसके आगे हाँ सब पार्ट्स नहीं है, हाँ हेडिंग्स बड़ी हैं। इसका है कॉन्ट्रैक्ट्स, which must be performed। सेक्शन 37 to 39। By whom contracts must be performed? By whom contracts must be performed? Section 40 to 45। Time and place for performance। Section 46 to 50। Next है performance of reciprocal promises। Section 51 to 58। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। फिफ्टी 59 to 61। और लास्ट है contracts which need not be performed। ये बीच है शॉर्ट में, इसका है सेक्शन 62 to 67।
तो हमारा ये 37 से लेके 67 तक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है। आप ऊपर चाहे लिख सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर 5, सर्टेन रिलेशंस resembling those created by contract, section 68 to 72. Created by contract, section 68 to 72. Chapter 6, chapter 6, consequences of breach of contract. चैप्टर 6 का सेक्शन 73 टू 75। नेक्स्ट है चैप्टर 7, सेल ऑफ गुड्स। (76 to 123). चैप्टर 7 जैसे आपने ऐसे लिखा है ना, और इसके जो भी सेक्शंस लिखे हैं उस पे ऐसे बॉक्स लगा लो और आगे ब्रैकेट में लिख लो रिपील्ड। बॉक्स इसलिए लगाया क्योंकि इसका डिफरेंट चैप्टर बन गया है। 76 to 123 है इसका। तो इसका हमारा डिफरेंट वेयर एक्ट बन गया है, ठीक है। और इसके बाद है चैप्टर 8, इंडेमनिटी एंड गारंटी, सेक्शन 124 to 147। 124 147। इंडेमनिटी एंड गारंटी इजी है, चाहे सेक्शंस आपको ज़्यादा लग रहे हो, इजी है, हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम चार्ट बनाएंगे बेलमेंट का। चैप्टर 9, बेलमेंट। बेलमेंट में हमारे इधर 3 ही है। बेलमेंट का यहाँ पे बेलमेंट चैप्टर, सब चैप्टर जो भी है पार्ट 148 to 177, 171 है, 177 नहीं है। सेकेंड है बेलमेंट ऑफ प्लेजेस, इसका 172 to 179। और लास्ट में एक है सूट्स बाय बेलीज और बेलर्स अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स, सेक्शन 180 एंड 181, 2 ही सेक्शंस है इसके। उसके बाद फिर हम टेबल बनाएंगे एजेंसी का, चैप्टर 10 एजेंसी। इसका टेबल ना ऐसे बना लो, यहाँ एजेंसी लिख के चैप्टर 10 और ऐसे बना लो। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट, appointment and authority of agents and authority of agents, section 182 to 189।
सेकेंड है सब एजेंट्स, सेक्शन 190 to 195। थर्ड है रेटिफिकेशन, 196 to 200। रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, 201 to 210। Agent's duty to principal, 211 to 221। Next है principal's duty to agent, section 222 to 225। Next है effect of agency on contracts with third persons, effect of agency on contracts with third persons, section 226 to 238। लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का। जैसे हमने सेल्स ऑफ गुड्स पे ऐसे लगाया था ना डब्बा, ऐसे लगा लो पार्टनरशिप चैप्टर 11 239 to 266। और इसके नीचे साथ ही लिख लो शेड्यूल 266, यहीं पे बीच में डब्बे में ही शेड्यूल लिख लो। दोनों हो चुके हैं रिपील। अभी आपके पास बेयर एक्ट तो है नहीं, बट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सबसे पहले तो हिस्ट्री एंड ओरिजिन देख लेते हैं। तो सबसे पहले पता है क्या था? इंग्लिश कॉमन लॉ था, हम सबको पता ही है। इंग्लिश कॉमन लॉ था वो इंग्लैंड का लॉ था, अनकोडिफाइड था। तो वो जो लॉ था वो बेस्ड था प्रेसिडेंट्स और जजमेंट्स पे, ठीक है। और जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आए, मॉडिफिकेशंस आती गई, हमने वो लॉ कॉमन लॉ से उठा के अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना लिया, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला था ना स्टार्टिंग में कि ये सब्सटेंटिव लॉ है, वो क्यों है, आप ये पॉइंट लिख सकते हो हिस्ट्री एंड ओरिजिन में। हिस्ट्री एंड ओरिजिन बना के ना, क्या कहते हैं, हेडिंग बना लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ, ब्रैकेट में लिख लो अनकोडिफाइड लॉ ऑफ इंग्लैंड, which was based on precedents and judgments, and it got precedents and judgments and it got modified according to the needs of society. सेकेंड पॉइंट है, मैंने आपको बताया था सब्सटेंटिव लॉ को सब्सटेंटिव लॉ क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? हाँ, तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट टॉक्स अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो इंडिया के सिटीजन्स की राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करता है, इसीलिए ये सब्सटेंटिव लॉ है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सब्सटेंटिव लॉ, यहीं से पता चलता है हमें। थर्ड है, थर्ड पॉइंट, कंटेन्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Therefore not exhaustive। इसका
इसका नॉट एग्जॉस्टिव होने का ना एक और रीज़न है, वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, बट ये भी एक रीज़न है क्योंकि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, इसलिए एग्जॉस्टिव नहीं है, यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता कॉन्ट्रैक्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें। देखो एक तो रीज़न ये हो गया कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग से स्पेसिफिक लॉ बन गया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भी कहीं प्रोविजंस हैं जो रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट लिख लो, ओरिजिनली इट हैड 266 सेक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पे बेस्ड है आपको पता है? वो तो चलो बाद में आती हैं चीजें, बट बेसिक किस चीज पे बेस्ड है? चलो ठीक है, ये एक टर्म लिख लो। मैंने बोला था ना मैगजीन्स काम आएंगे, तो घर पे जाके ये पहला मैगजीन उतार लेना लिस्ट पे। क्विड प्रो को रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट इस चीज पे बेस्ड है। इसका मतलब क्या है? समथिंग फॉर समथिंग, गिव एंड टेक, ठीक है। प्रपोजल एक्सेप्टेंस तो देखो बाद में आते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि कोई चीज लोगे दोगे फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे बेस्ड है ये, समथिंग फॉर समथिंग, क्विड प्रो को। लेमन लैंग्वेज में हम कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीमेंट कह देते हैं बिटवीन टू पार्टीज, तो मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, ठीक है। बुक में ना एक लाइन दी हुई है बांग्या में कि एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ये लाइन लिख लो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे 2-3 लाइन्स दे देंगे, उसमें से बोलेंगे कि कौन सी ट्रू है ये बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसी लाइन में आप कंफ्यूज हो गए होगे। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। सेक्शन 2H में ना कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। H में डिफाइंड है, तो वो क्या कहता है कि एग्रीमेंट when recognized by law becomes a contract। रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ में कहां से पता चलता है? रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी? जब हमारे सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 क्या कहता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको कंप्लीट कर लें कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बोला कि अग्रीमेंट व्हेन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक डॉट है, ये एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को जब रिकॉग्निशन मिल गई, समझ लो ये जो लाइन है ये रिकॉग्निशन है, तो ये सारा क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट घुस सकता है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं घुस सकता, ठीक है। यही तो एग्जांपल है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट है बट एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट यहां से बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना हो सकता।
तो एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, ये नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे अग्रीमेंट टू सेल, आप एग्जांपल लिख सकते हो इसी ये जो स्टेटमेंट थी इसी स्टेटमेंट से रिलेट करके ये एग्जांपल लिख सकते हो, आपको जब पढ़ोगे तो समझने में आसानी होगी। एग्जांपल है एग्रीमेंट टू सेल अ रेडियो, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक एग्रीमेंट हमने कर लिया कि ठीक है मैं आपको रेडियो सेल करूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर ठीक है मैं मान जाऊं, एक्सेप्टेंस हो जाए, रिकॉग्निशन हो जाए, पार्टीज सारी मेजर हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बट एग्रीमेंट टू सी अ मूवी, कि हम मूवी देखने चलेंगे, कोई लॉ है ऐसा जो कहता है कि हाँ आपको उसके साथ मूवी देखने जाना जरूरी है, रिकॉग्निशन ऑफ लॉ नहीं है, तो ये मेयर एग्रीमेंट ही है, एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए every agreement is not contract but every contract is an agreement। तो इसके बाद आप therefore लिख सकते हो all agreements are not contracts। अब हम थोड़ा सा फिर वापस हिस्ट्री पे चलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? चलो अंग्रेज तो बाद में आए, उससे पहले क्या था? हाँ, तो ओरिजिन हमारा हुआ बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या था? हाँ, तो वो क्या था, हमने अभी जो पढ़ा मैक्सिम, क्विड प्रो को था, बार्टर सिस्टम वही था ना, गिव एंड टेक। तो फिर क्या हुआ कि एडवांसमेंट हुई जैसे जैसे सोसाइटी की, अंग्रेज भी आए, अंग्रेजों ने फिर फैक्ट्रीज लगाई, फैक्ट्रीज में उन्होंने लेबर रखा, लेबर हुआ तो फिर डिवीजन ऑफ लेबर भी हुआ, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ी, जैसे जैसे लोग आए फैक्ट्रीज में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगे, तो डिस्प्यूट्स भी आई, डिस्प्यूट्स आई तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ की ज़रूरत पड़ी, इलेबरेटिव लॉ हमें चाहिए था, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे आया, ठीक है। एसेंशियल फीचर्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ये ना एक डेफिनेशन है, एंसन ने दी हुई है, लिख लो, कई बार पूछ लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस किसने बोला है, तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक वो डाल लो, हेडिंग डाल लो, एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने जहां से शुरुआत की थी वही सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी नेक्स्ट पूरे लेक्चर में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे भी जब हम एलएलबी में पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ते हैं कि ऊपर ऊपर से चीजें लिख ली फिर हम डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। According to Anson, it is a peculiar branch of substantive law। बस यही एक, इसने एक सेंटेंस बोला, इट इज़ अ peculiar branch of substantive law। अब सपोज आपको क्वेश्चन आए, कॉन्ट्रैक्ट इज अ peculiar branch of substantive law, नीचे 3-4 ये ऑथर्स दे दें, जूरिस्ट दे दें, उसमें से एक नाम एंसन का दे दें, तो आपने पढ़ा होगा कि किसी ने बोला था तो आपको याद रहेगा, आंसर टिक करना, ठीक है। बाकी हम सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल में हम लोग डिफरेंस कर चुके हुए हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना, रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, तो ये है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव लॉ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि क्यों है, ठीक है, क्योंकि 1 सितंबर से, इसमें सेक्शन 1 में भी लिखा हुआ है, सेक्शन 1 जब हम इसका एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट पढ़ते हैं तो बोलता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये प्रोस्पेक्टिव लॉ है, फोर्स में कब आएगा? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 से, ठीक है। कोई अगर आपको जस्टिफाई करने के लिए भी बोल दे कि प्रोस्पेक्टिव लॉ क्यों है, तो आप बता सकते हो कि सेक्शन 1 में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी सी हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि पहले क्या होता था और कैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, थोड़ा और डीप जाते हैं वैदिक एज में। तो पहले क्या था ना कि कोई जनरल लॉ नहीं था कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो पर्सनल लॉज अप्लाई होते थे।
हिंदूज पर हिंदू लॉ अप्लाई होता था, मुस्लिम्स पर मुस्लिम लॉ होता था। कॉन्ट्रैक्ट्स तो पर पहले भी थे, अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स भी होती थी। वैदिक पीरियड्स में भी डेट्स तो लिए जाते थे, प्लेज होती थी, मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के डेट लिया जाता था। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस तो तब भी थे। तो तब क्या चलता था? अगर कॉन्ट्रैक्ट तब हमारा कोई रिटन लॉ नहीं था तो तब चलता था व्यवहार मयूखा। ये भी टर्म लिख लो, ऐसी टर्म्स ही मैंने बोला था कि काम आती हैं एग्जाम में। ये हमारी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, पर वहां पे पेपर में पूछ ले व्यवहार मयूखा क्या है। तो व्यवहार मयूखा क्या था कि हमारे जो वेदास थे, श्रुतिस थी, धर्मशास्त्रास थे, उनमें जो जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए थे ना, उन पर बेस्ड कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता था। मनुस्मृति में जैसे हम देख लेते हैं कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र मिलता है, उसमें किंग जो था वो कॉम्पिटेंट था। 3 जने थे कॉम्पिटेंट मनुस्मृति में, किंग, राजन, वैदिक टीचर और कर्ता। ये 3 जने ही कॉम्पिटेंट थे, यही एंटर कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट में, और कोई एंटर नहीं कर सकता था। पर हम अगर आज का कॉन्ट्रैक्ट लॉ देखें तो उसमें सेक्शन 11 हमें बताता है कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हमें बताया जाता है कि माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और जो डिस्क्वालीफाइड बाय, एक्सप्रेसली डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, ये एंटर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट्स में। फिर हम लोग अगर मनुस्मृति में जाएं तो वहाँ पे एक कंसेप्ट था परपेचुअल लायबिलिटी का, कि अगर फादर ने कोई कर्ज लिया है और सपोज वो मर जाता है तो उसके पीछे जो उसका सन है वो कर्ज चुकाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होगा? हिंदू लॉ में रीबर्थ का कंसेप्ट है ना, तो ये माना जाता था, एक तरह का डरावा ही कह लो, ये माना जाता था कि अगर सन जो है वो फादर का डेट पे नहीं करता तो जो फादर है ना वो नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट जन्म में वो या तो बीस्ट पैदा होगा, राक्षस, या स्लेव पैदा होगा, या फिर वो एज अ वुमेन इन द हाउस ऑफ डेटर। ठीक है, डेटर। रीजन, बीस्ट पैदा होगा तो कोई बहुत अच्छी लाइफ नहीं होगी, स्लेव पैदा होगा तो भी बहुत अच्छी लाइफ नहीं होगी, और कर्जदार कोई इसका अगर बंदा है जिसने कर्ज लिया हुआ है तो बार बार जो क्रेडिटर्स होंगे वो उसकी बीवी को जाके सताएंगे। ठीक है, तो मतलब दुख ही दुख है अगर आप कर्ज नहीं उतार के जाते तो। फिर बाद में मुस्लिम्स आए, मुगल रूल आया, तो कॉन्ट्रैक्ट को ना तब अकद कहते थे। ये भी टर्म लिख लो, ऐसी टर्म्स काम आती हैं। इसका मतलब क्या है? मयूखा, व्यवहार मयूखा मैंने बताया था ना कि जो तब के ज़माने में स्मृतिज थी, धर्मशास्त्रास थे, श्रुतिज थी, उसमें जो जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए थे उनके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स सॉल्व होती थी। तो व्यवहार मयूखा कि तब के ज़माने में जो व्यवहार चलता था उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे। मुस्लिम लॉ में कॉन्ट्रैक्ट वो कहते थे अकद। अकद का मतलब होता है मिलाप और कंजंक्शन। किस चीज का मिलाप? कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो ये अकद किसका मिलाप था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का। ऑफर को कहते थे इजाब और एक्सेप्टेंस को कहते थे कबूल। तो इजाब प्लस कबूल इज इक्वल टू अकद। अब जैसे मुस्लिम लॉ आया तो फिर उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट्स आए। पहला कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें मैरिज ही है, मुस्लिम्स ये मानते हैं कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
तो मैरिज कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होती है और महर जो है वो एज अ कंसिडरेशन दिया जाता है। सेकेंड है कि कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स भी मुस्लिम लॉ ने ही इंट्रोड्यूस किया। हिंदू लॉ में तो हम लोग ये मानते थे कि 7 जन्म का रिश्ता है, ठीक है। तो अब जब डाइवोर्स इंट्रोड्यूस हुआ तो अगर मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है तो डाइवोर्स क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया कि पर्सनल लॉज एप्लीकेबल थे। अगर हिंदू था तो हिंदू पे हिंदू लॉ अप्लाई होगा, मुस्लिम था तो मुस्लिम पे मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। बट अगर सपोज एक हिंदू है और एक मुस्लिम है तो किसका लॉ अप्लाई करेंगे, तो डिस्प्यूट अरोज होगी। तो रूल ये था कि लॉ ऑफ डिफेंडेंट अप्लाई होगा, ये आप लिख सकते हो। एक हिंदू है तो उस पे हिंदू लॉ, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ, और अगर एक हिंदू है और एक मुस्लिम है तो लॉ ऑफ डिफेंडेंट। अब ये उनकी किस्मत की डिफेंडेंट मुस्लिम है या हिंदू है। लॉ ऑफ डिफेंडेंट भी इसलिए क्योंकि देखो एक बंदा प्लेंट लेकर जा रहा है और दूसरा बंदा है जो डिफेंडेंट है। अब जिसने प्लेंट फाइल किया हो सकता है उसने झूठा केस ही फाइल किया हो, तो लॉ भी उसी काम अप्लाई कर देंगे, तो उसके साथ तो नाइंसाफी होगी ना जो डिफेंडेंट है। तो इसलिए इंसाफ को बरकरार रखने के लिए देखो लॉ, इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्शियस हमेशा से रहा है। तो मुस्लिम अगर है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो लॉ ऑफ डिफेंडेंट हम लोग अप्लाई करते थे जस्टिस को नज़र में रखते हुए, ठीक है। तो देखो उस टाइम पे हमने देख ही लिया कि कोई यूनिफॉर्मिटी तो थी नहीं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो कॉमन लॉ लेकर आई अपने साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा हमने पढ़ा है कि कॉमन लॉ पे बेस्ड है। फिर उसके साथ ही 3 प्रेसिडेंसी कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश हुई, कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास में। तो इस तरह से लॉ एप्लीकेबल भी होना स्टार्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। अब हाँ, एक क्वेश्चन लिख लो आप। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एग्जॉस्टिव है या नहीं है, तो क्वेश्चन लिख लो, इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्जॉस्टिव लॉ? और आंसर लिख लो, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। अब हम इसके एक एक करके रीजंस डिस्कस करते हैं क्यों नहीं है। तो मैंने कहा था ना कि हम लॉ वाले प्रियम्बल को बड़े ऐसे हल्के में लेते हैं, प्रियम्बल नहीं पढ़ के जाते। हम लोग को ये होता है कि अच्छा मेन चीज़ें पढ़ते हैं, बट क्वेश्चंस उनके फेवरेट वहीं से आते हैं, ये जो छोटी छोटी छुपी हुई चीज़ें हैं। तो देखो प्रियम्बल में वो बोलता है whereas it is expedient to define and amend। आपके पास वेयर एक्ट होता तो मैं साथ साथ में आपको अंडरलाइन करवाती, पर आप अभी क्या कर सकते हो कि जैसे ऐसे डबल कोट्स में ना ये वर्ड्स लिख लो, डिफाइन एंड अमेंड। तो रीजन 1 तो हमारा यही हो गया, प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या कहती है, डिफाइन एंड अमेंड। ये वर्ड यूज नहीं करती कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो कंसोलिडेट वर्ड यूज नहीं है। पहला रीजन तो यहीं से पता चल गया कि अच्छा ये एग्जॉस्टिव भी नहीं है क्योंकि कंसोलिडेट नहीं है। दूसरा, कुछ और पार्ट्स ऑफ लॉ हैं रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स जो ये क्लियर करते हैं कि एग्जॉस्टिव नहीं है। इसी में अगर हम लोग प्रियम्बल का देखो, ये तो हमने पहले 2 वर्ड्स ही पढ़े, हमें यहाँ से पता चल गया कि एग्जॉस्टिव नहीं है। अभी हमने पूरी प्रियम्बल पढ़ी भी नहीं है। तो पूरी प्रियम्बल क्या कहती है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड। अगला वर्ड आता है सर्टन पार्ट्स। सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इट इज हियर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज। अब इसने वर्ड यूज किया सर्टन पार्ट्स, नॉट एवरी पार्ट। तो सर्टन पार्ट से भी हमें ये पता चल जाता है। यहाँ पे आप लिख लो, जैसे हमने कंसोलिडेटेड पे क्रॉस लगाया, यहाँ पे लिख लो नॉट एवरी पार्ट, उस पे क्रॉस लगा लो और देयरफॉर लिख लो नॉट एग्जॉस्टिव। सेकेंड रीजन आप यही लिख सकते हो, इट कंटेन्स general rules plus special rules for special contracts. For special contracts.
देखो जनरल रूल्स तो वही हो गए ना जो हमने वो चैप्टर 1 था हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स इन जनरल, उसमें हमने जनरल रूल्स हैं, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो सब कुछ। स्पेशल रूल्स फॉर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे जैसे क्या कौन से हो गए, जैसे एजेंसी है, बेलमेंट है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इट कंटेन्स जनरल रूल्स प्लस स्पेशल रूल्स फॉर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक एजेंसी, बेलमेंट, एक्सेट्रा। पर इसमें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है, तो यहां से भी ये पता चल जाता है कि एग्जॉस्टिव नहीं है। बट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, एक सेकेंड मैं लिखवा देती हूँ आपको, but it does not deal with specific provisions on some specific contracts like transfer of property, specific provisions on some specific contracts like agency, oh sorry, like transfer of property, agency काट दो, transfer of property, sale of goods and partnership। अब देखो 3 वर्ड्स आए हैं, एक आया जनरल, एक आया स्पेशल और एक आया स्पेसिफिक। जनरल में उसने जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स बता ही दिया, स्पेशल में उसने बेलमेंट और ये एजेंसी और बेलमेंट बता दिया, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में जो हमारे अलग से इन्होंने सेल ऑफ गुड्स किया, पार्टनरशिप किया, ये सारे। एक जजमेंट भी है, इरावडी IRAWADDY फ्रोटियाला वर्सेस प्रागदास। (1873) प्रिवी काउंसिल। इसमें भी यही हेल्ड किया गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन ऑल मैटर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट वाज हेल्ड दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट is not exhaustive in all matters of contract। बस हम लोग लास्ट के 5-7 मिनट ना ये एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, फिर आपका लेक्चर होगा, ठीक है। हेडिंग डाल लो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। ऊपर सबसे ऊपर लिखेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट। ये हम सेक्शन साथ साथ में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम रिवाइज भी करेंगे ना तो सेक्शन साथ साथ में दिखते जाएंगे, याद करना इजी होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन ये कहती है। तो यहाँ पे हम एग्रीमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का सेक्शन क्या है? 2E।
में हमारे 30 सेक्शंस हमने इसी चार्ट में कवर कर लेने हैं। एनफोर्सेबल बाय लॉ सेक्शन 10 प्लस सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। यहाँ पे आप लिख सकते हो agreement without consideration is void. उसके बाद यहां से ही हमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन पता चल जाएगी। एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस की जब कंसिडरेशन मिलती है। प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट बनता है। अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, इसे ऐसे पढ़ना है, यहाँ से यहाँ गए फिर ये बना, यहाँ से यहाँ गए फिर ये बना। ठीक है, प्रॉमिस की डेफिनेशन है 2B में, कंसिडरेशन की है 2D में। प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो इसका हम लोग टेबल नहीं बनाते, इसका हम लोग एक ही सेंटेंस में लिख लेते हैं। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड। प्रपोजल की डेफिनेशन कहाँ है? 2A में। अगर देखो हम अपना बेयर एक्ट भी निकाल के देखें ना, तो उन्होंने यहां से स्टार्ट किया होगा, 2A प्रपोजल, 2B प्रॉमिस, उसके आगे आगे जैसे जैसे जाता जाएगा। इसके बाद ये तो टेबल यहां तक खत्म हो गया। फिर हम आते हैं इस टेबल पे। यहाँ पे आप ऐसे एरोज डाल के ना लिखते जाओ। हाँ, एनफोर्सेबल बाय लॉ के नीचे से एरोज डाल लो। Competency of parties, section 11 to 12, 11 and 12, free consent, section 13 to section 22, lawful object, सेक्शन 23 to 24, यहाँ पे फिर कंसिडरेशन है। देखो कंसिडरेशन यहाँ पे डिफाइंड है 2D में, यहाँ पे फिर कंसिडरेशन आ रही है। कंसिडरेशन सेक्शन 25 में भी आ रही है, वो हम जब आगे पढ़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने सेक्शन 25 का आगे वो लिखा है ना, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन वॉइड, तो इसलिए इस टेबल में हमने कंसिडरेशन को ऐड किया है। कंसिडरेशन सेक्शन 25 और उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है 2D में। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। यहाँ पे नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड जहाँ पे लिखा है ना, उसे अंडरलाइन कर लो और छोटा सा कहीं लिख लो डेफिनेशन 2G। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड के सेक्शंस जैसे आगे लिख लो, सेक्शन 26 to 30, और लास्ट है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप शुड बी देयर। इसको चाहे गोला मार लो, क्योंकि इंटेंशन के बिना तो कुछ भी नहीं होना। ये सारी चीज़ें इंटेंशन के बिना ज़ीरो हैं। इंटेंशन नहीं होगी लीगल रिलेशनशिप बनाने की, तो कॉन्ट्रैक्ट ही कहाँ से आएगा। कल जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटेंशन क्यों ज़रूरी है। कल हम और डेप्थ में जाएंगे। आज तो ये तो ओवरव्यू था इतना सारा, इतने सेक्शंस का।
आगे चल के जब हम ऑफर कर रहे हैं, प्रपोजल कर रहे हैं, उसके इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हर एक इंग्रेडिएंट के फिर कुछ कुछ बीच में लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा डीप है। ठीक है, मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं लगी आपको? ठीक है ना, कोई क्वेश्चन? कॉन्ट्रैक्ट में सारा सिलेबस यही है, सारा ही सिलेबस आना है हमारे सिलेबस में। हाँ, मोटा मोटा तो सब कुछ आना है, क्योंकि इन्होंने लिखा, देखो सिलेबस की आप कॉपी निकालोगे ना, मेरे पास अभी सिलेबस की कॉपी है यहाँ पे, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियल, देखो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट्स में हमने यही सब कुछ जो अभी डिस्कस किया, और ई कॉन्ट्रैक्ट जो नया आया है वो हम अभी कर लेंगे डिस्कस साथ में जैसे जैसे आगे जाएंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। और मैंने जो देखा है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये लोग दे तो देते हैं ये सिलेबस एक एक चीज़ लिख के, बट उसके बाद कहीं बाहर से क्वेश्चन डाल देते हैं ना, तो फिर हमें ये होता है कि अच्छा हमने ये तो कवर किया ही नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हमने ये ख़त्म करना है सिलेबस, तो इसी के बेसिस पे चलेंगे। उसके बाद अगर कुछ छूटता हुआ और मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है तो वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें सारा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट तक की है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट प्लेज है, इंडेमनिटी है, गारंटी है। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप है। ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोविजंस तो करेंगे ही, जितना इसमें दिया है वो तो कवर करेंगे ही। अच्छा, और आपने बोला था कि आपको जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट लगता है, मतलब कि वो बोरिंग। हाँ, रट्टा है, वो तो है ही, वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, जितने उसके जूरिस्ट हैं उनकी थियरीज याद करनी पड़ेंगी। बट हमारी जो मैम ने बड़े अच्छे नोट्स दिए हुए हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ में। कॉन्स्टिट्यूशन आपका अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसा है? हाँ, इतना ही है। ठीक है, आईपीसी में भी हमारा जितना मेन है ना, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, इतना ही कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, एक ये जो है ना छोटे वाले सब्जेक्ट्स, जैसे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है, इसके कई नोट्स नहीं है, तो ये आपको नेट से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो वो वाले नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, बाकी तो इतना ही है। एक सेकेंड।